हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आईसीसी में। आज मैं आप लोग लेकर आया हूँ ट्वेल्थ केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर यानी कि सॉल्यूशन का 35 एमसीक्यू। तो सॉल्यूशन चैप्टर यानी कि बिलियन चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये रहा पहला क्वेश्चन। इसमें कहता है कि किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोललता एवं मोल प्रभाज। इन दोनों पर ही ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एकदम याद कर लीजिए, मोललता और मोल प्रभाज इन दोनों पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सहजात गुण का है। पूछ रहा है कि इसमें कौन सहजात गुण का है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परासरणी दाब। ये जो परासरणी दाब है इसमें सहजात गुण पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मलरता है। शुद्ध जल की मलरता पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 55.55। इसमें आपको याद रखना है 55.55 शुद्ध जल की मोलरता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है। मोल अवनमन स्थिरांक किस पर निर्भर करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विलायक की प्रकृति पर। किसकी प्रकृति पर? विलायक की प्रकृति पर क्या निर्भर करता है? मोल अवनमन स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। इसमें से कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशिक सक्रियता जो है यह अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। बाकी हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन ये सब जो है अनुसंख्य गुणधर्म दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलय के अणु। विलय के अणु जो होते हैं, विलय नहीं, विलायक के अणु। विलायक के अणु जो होते हैं वो अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाते हैं। विलय के अणु तो विलायक के अणु से बड़े होते हैं, तो ये उसमें फंस जाते हैं। आपको याद रखना है, विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाते हैं। अगला सवाल है, विलयन में विलय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त होती है। इसमें मोललता की यूनिट पूछ रहा है, इकाई पूछ रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोल प्रति किलोग्राम विलायक। पावर -1 है, इसका मतलब हो गया प्रति, तो मोल प्रति किलोग्राम विलायक ही होता है मोललता की यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोललता को व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोल प्रति किलोग्राम में। आप लोग याद रखना है, मोललता को मोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है, यह इसका यूनिट हो गया। आगे है कि राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसी अवाष्पशील किसके बराबर होता है। वाष्प दाब का यहाँ अपेक्षिक होगा, अपेक्षिक अवनमन किसी अवाष्पशील किसके बराबर होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। आपको याद रखना है, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है क्या? अपेक्षिक अवनमन किसका? तो किसी अवाष्पशील द्रव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। तो ये जो ग्रेफाइट है 10th से ही आप पढ़ रहे हैं, यह ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासरण दाब की इकाई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एटीएम, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यह परासरण दाब की इकाई है। नेक्स्ट है, अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अयुग्मित। जो भी अनुचुंबकीय यौगिक होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो सब के सब अयुग्मित होते हैं। अगला सवाल है, समपराशरी विलयन में समान होती है, तो क्या समान होती है? सही जवाब होगा मोलर सांद्रता। समपराशरी विलयन जो होता है उसमें मोलर सांद्रता समान होती है। आगे है, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं, तो किस पर निर्भर करते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं वह किस पर निर्भर करते हैं? कणों की संख्या पर। अगला क्वेश्चन है, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? आदर्श विलयन का गुण क्या है? तो यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे ही क्या कहते हैं? आदर्श विलयन। और जो पालन नहीं करता है उसको बोलते हैं अनादर्श विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि? पहाड़ पर जाइएगा तो जल का क्वथनांक कम हो जाता है। इसका कारण क्या है? यहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट वर्क है आप लोगों के लिए, कि जल का क्वथनांक कितना होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए वीडियो को पॉज करके, जल का क्वथनांक कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है यह, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो सबको पता है मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। आप लोगों के लिए एक और वर्क है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि 7.0 किसका पीएच मान है और 6.5 किसका पीएच मान है। ये दोनों पीएच मान किसका है आप लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है। तो कोई जलीय विलयन है, उसके ताप में अगर वृद्धि कर दीजिएगा तो उसमें किस में कमी आ जाएगी? मोलरता बढ़ने में, मोलरता घटने में, मोल अंश बढ़ने में, या W/W% बढ़ने में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोलरता बढ़ने में। यानी कि मोलरता जो है ताप बढ़ाने से बढ़ जाती है। याद रखना है आप लोगों को, मोलरता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल का परिसारक दाब लगभग होता है। तो समुद्री जल का परिसारक दाब कितना होता है पूछ रहा है। तो राइट आंसर होगा ए, 30 ATM, 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है समुद्री जल का परिसारक दाब। अगला क्वेश्चन है, CaNO3 के वोल्टेज का वान हॉफ गुणांक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। CaNO3 के वोल्टेज जो है इसका वान हॉफ गुणांक कितना है? तो सिर्फ 3 है। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है। तो आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन का फार्मूला होता है, ये जो ऑप्शन नंबर बी में है, PO - PS बटे में PO। याद रखिएगा, PO - PS बटे में PO, ये क्या होता है? आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन ज्ञात करने का सूत्र। अगला क्वेश्चन है, समपराशरी विलयन में समान होती है। समपराशरी विलयन में क्या समान होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोलर सांद्रता समान होती है। जो भी समपराशरी विलयन होता है उसमें मोलर सांद्रता जो होती है वह एक समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के समानुपाती होता है। प्रयुक्त तथ्य किसके अनुसार है? ध्यान से सुनिए, कहता है कि अवाष्पशील विलय है, उसमें रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के समानुपाती होता है। यह किसका नियम है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यह राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसी में इस कथन को दिया गया है। आगे है, कुहासा कोलाइडी विलयन में क्या है? कमेंट कीजिए आप लोग और बताइए कुहासा कोलाइडी विलयन में क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव कण गैस में परिक्षिप्त रहते हैं।
कुहासा में आप क्या देखते हैं, वायुमंडल में गैस है और उसी गैस में क्या होता है, क्या फंसा हुआ रहता है, द्रव का कण फंसा हुआ रहता है। तो द्रव कण जो है किस में फंसा हुआ है, गैस में। तो यहाँ लिखा है कि द्रव कण गैस में परिक्षिप्त रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम जो यह बताता है कि किसी ताप पर विलायक के दिए गए द्रव्यमान में घोली गई गैस की मात्रा उस विलयन पर गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। यह कौन सा नियम है, यह नियम है हेनरी का नियम। विलियन चैप्टर में आप लोग हेनरी का नियम पढ़े होंगे, उसमें इसी बात को कहा गया है। ये नियम अगर आप याद कर लेते हैं तो 2 नंबर में भी आपको काम देगा, सब्जेक्टिव प्रश्न भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सी इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन एंटी फ्रीज का काम करता है, कमेंट कीजिए और बताइए इसमें से कौन है जो एंटी फ्रीज का काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल जो है यह एंटी फ्रीज का काम करता है। एंटी फ्रीज का मतलब कि यह ठंडा होने से रोकता है। फ्रीजिंग का मतलब होता है ठंडा करना और एंटी फ्रीज का मतलब होता है ठंडा होने से रोकना। तो ये जो इथिलीन ग्लाइकॉल है किसका काम करता है, एंटी फ्रीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है। तो कोई प्रोटीन हो या कोई और पॉलीमर हो, प्रोटीन भी तो एक तरह का पॉलीमर ही है, तो इसका अगर आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है कौन सी विधि अपनाई जाएगी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, परासरणी दाब। परासरणी दाब की सहायता से किसी भी पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सहजात गुण है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, परासरणी दाब। ये जो है सहजात गुण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाते हैं। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, तो सही जवाब होगा विलायक के अणु। विलायक के अणु जो होते हैं वह अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। तो सबसे अधिक हिमांक अवनमन इसमें किसका होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, K2SO4। याद रखना है पोटेशियम सल्फेट का हिमांक अवनमन इसमें सबसे अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने पहले भी बताया है कि मूललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह तापक्रम से स्वतंत्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H3PO3 है एक, जो क्या है। ये क्वेश्चन बहुत भी आई है, कई बार एग्जाम में आया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विभाषमिक अम्ल। H3PO3 क्या है, तो यह जो है द्विभाषमिक अम्ल है। बस अब 3 क्वेश्चन और है। दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उबलता है कहलाता है। तो दो द्रवों का कोई मिश्रण है और स्थिर संघटन पर उबलता है तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे एजोट्रोप। क्या बोलेंगे, एजोट्रोप। बी इसका सही जवाब हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सी से कम हो जाता है, इसका क्या कारण है। तो बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण है ऑप्शन नंबर सी, हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, अवनमन का मतलब ही क्या होता है, घटना। तो 0 डिग्री सी से कम हो गया यानी कि अवनमन हो रहा है। ठीक है, क्या बर्फ का चर्चा है तो बर्फ आपको पता है कि हिम है, तो हिमांक का अवनमन हो जाएगा। अगला, अब आज का लास्ट क्वेश्चन, परासरणी दाब का पहला नियम कहलाता है। तो देखिए परासरणी दाब के 3 नियम हैं, जिसमें पहले नियम को बोलते हैं बॉयल-बॉन्ट-हॉफ का नियम। कौन सा नियम, बॉयल-बॉन्ट-हॉफ का नियम। तो ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम अगर पूछ ले तो ये बताना है चार्ल्स-बॉन्ट-हॉफ का नियम। ये परासरणी दाब का दूसरा नियम है। और ये एवोगाड्रो-बॉन्ट-हॉफ का नियम जो है या परासरणी दाब का तीसरा नियम। तो ये थे 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न विलियन चैप्टर के। इस सब का नोट्स बना के आप लोग इसको याद कीजिए, और कुछ ना कुछ आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा।
मिलते हैं फिर तीसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।